रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आपको याद होगा इनिशियली हमने दो चीज जो थी वो डिफाइन की, वन इज इलास्टिसिटी एंड सेकेंड इज प्लास्टिसिटी, है ना। मतलब ये था कि हमारे पास कोई भी ऐसी रिजिड बॉडी है, उस पर आप फोर्स लगाते हो जो अप्लाइड फोर्स है, और फिर उसकी वजह से फिर बाद में उसको रिमूव करते हो। जब उसको रिमूव करते हैं हम, तो वो चीज अगर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है तो ऐसी उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और अगर वो फिर से अपनी जो ओरिजिनल जो कंडीशन थी वो रिगेन नहीं कर पाती, तो उसकी जो ऐसी जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ऐसी प्रॉपर्टी को हमने प्लास्टिसिटी बताया था। उसके बाद जो थी और एक चीज हमने जो डिफाइन की थी कि मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हमने ऐसे सोचा था कि कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा अगर हम लेते हैं कोई भी सॉलिड का, तो उसके जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो, उसको एज अ बॉल लिया था और उनके बीच में, तो एटम्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हमने स्प्रिंग जैसे डिफाइन किया था। और उसकी वजह से अगर एक बॉल को अगर आप वहां से थोड़ा सा भी हिलाते हो, फिर बाद में उसको छोड़ देते हो, तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाता है। सेकेंड, इसके बाद हमने और दो टर्म्स डिफाइन की, दे आर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी चीज पर फोर्स लगा रहे हो और वो जो अप्लाइड फोर्स है, तो वो अप्लाइड फोर्स ऑलवेज क्या होगा कि सपोज मेरे पास स्प्रिंग है, मैं उसको ऐसे खींच रही हूँ, तो मैंने फोर्स अप्लाई किया, जब मैं उसको रिमूव करूंगी वो फोर्स को, तब वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगी। तो उसके लिए उसके अंदर कुछ रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेस को आप सिग्मा ऐसे भी लिख सकते हो, तो उसकी फॉर्मूला हो गई रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज F/A, उसको ही आप बोलते हो स्ट्रेस। और स्ट्रेस की वजह से उसमें क्या आता है, स्ट्रेन आता है। और स्ट्रेन के अलग अलग हमने 3 फॉर्म में उसको डिफाइन किया था। फर्स्ट चीज ऐसी थी कि मेरे पास कोई सिलेंडर है, सपोज ऐसा कुछ, और ये जो सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और उसके परपेंडिकुलर अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ सपोज L होती, तो उसमें कुछ डेल्टा L जितना चेंज आएगा, है ना। क्योंकि जब हम ये वाली जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो जब रिमूव करेंगे, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, है ना। तो यहाँ पर जो इसमें चेंज आया दैट इज डेल्टा L, और ओरिजिनल लेंथ थी सपोज उसकी L, तो डेल्टा L/L ये जो हमारा जो रेशियो मिलता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो अगर हमने ऐसे फोर्स लगाया है जिसकी वजह से ये कोई चीज है, सपोज मेरे पास अभी सिलेंडर था, तो उसको मैंने स्ट्रेच किया, है ना। हम उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, तो कंप्रेस करने के लिए अगर आप फोर्स लगाओगे तो ऐसे लगाओगे आप फोर्स, परपेंडिकुलर ही लगाया है एरिया के, लेकिन कैसे लगाया है, इस डायरेक्शन में, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज हम उसको बोल सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। और इन दोनों को ही अगर कंप्रेसिव है या फिर उसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो या उसको टेंसाइल बोलते हैं, तो दोनों ही जो स्ट्रेन है उनको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, और उसकी फॉर्मूला बनेगी डेल्टा L/L। सेकेंड चीज ये कि हमारे पास ऐसा सिलेंडर था, फिर से हमने इस पर भी फोर्स लगाई, लेकिन वो फोर्स कैसे लगाई थी, ये क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसके पैरेलल। तो अगर हम ऐसे पैरेलल फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से इसमें ओरिजिनल सपोज ये उसकी लेंथ L थी और उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ था, है ना। हमने ऐसे ड्रॉ किया था कुछ कि ये जो ओरिजिनल कंडीशन है उससे उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इतना हुआ डेल्टा X, तो ये जो रेशियो हुआ डेल्टा X/L, है ना, तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये चीज हो गई, और उसको आप tan थीटा भी, ये अगर एंगल थीटा है तो उसको हम tan थीटा भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो उसको आप थीटा भी डिफाइन कर सकते हो। थर्ड जो था हमारे पास दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। उसका मतलब ऐसा था कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर उसको हम फ्लूइड के अंदर रखते हैं, तो फ्लूइड क्या करता है, उसकी सरफेस पर परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगाता है ना। तो उसका जो ये जो है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हमारी, तो ये फ्लूइड के अंदर जब जाती है तब उसका शेप चेंज नहीं होता, लेकिन उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आता है। तो सपोज डेल्टा V जितना चेंज आया, तो ये जो जब उसको आप बाहर निकालोगे तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस लगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन होगा दैट इज डेल्टा V/V, उसको आप वॉल्यूम स्ट्रेन बोल सकते हो। तो ये 3 चीजें आपको याद होगी, इतना हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब आगे मुझे जो बात करनी है, फर्स्ट चीज है मेरे पास वो है हुक्स लॉ।
हमारी उसके इक्वल मैग्नीट्यूड में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगी, है ना। तो यहाँ पर उसकी ही हेल्प लेंगे। ये चीज हमें हुक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, हुक, जॉर्ज हुक बोल सकते हैं उनका नाम। तो ऐसे जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा लॉ दिया था और उनके लॉ के हिसाब से ऑलवेज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि आप सोच सकते हो जितना स्ट्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसमें स्ट्रेन आएगा, राइट। तो ये दोनों ऑलवेज कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पर अगर मुझे ये वाली जो फॉर्मूला लगा स्ट्रेस को अगर मैं सिग्मा ऐसे लिखूं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसको मैं अभी के लिख रही हूँ, और जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, उसको एप्सिलॉन भी बोल सकते हो। तो सिग्मा इज इक्वल टू के इनटू एप्सिलॉन, और जो मैंने के लिखा है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये एक कांस्टेंट है और उसको क्या बोल सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स जो होते हैं वो हुक्स लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन हर एक मटेरियल के लिए हुक्स लॉ ओबे होता है, ये चीज हम नहीं बोल सकते। तो ये हो गया हमारा हुक्स लॉ, बहुत ही सिंपल था। स्ट्रेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने के लिखा है, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, जिसके बारे में अलग अलग मॉड्यूलस के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ने वाले हैं। अभी और एक चीज की मैं बात करने वाली हूँ, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखिए, हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हमें फाइंड करना है। तो ये चीज हम एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अलग अलग जो है हम स्ट्रेस लगाएंगे और उसकी वजह से स्ट्रेन कितना मिलेगा ये हम चेक कर सकते हैं। सपोज अभी मैं बात करूं कि मेरे पास कोई एक वायर ले लिया मैंने, उसके नीचे मैं अलग अलग लोड लगा रही हूँ, लोड मतलब अलग अलग वेट लगा रही हूँ, तो उसकी वजह से उसकी लेंथ में कोई चेंज आएगा। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लेंथ इंक्रीज ही कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। मतलब ये चीज जो अगर हम बात करें कि हमारे पास अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हम अलग अलग चीज के बारे में बात कर सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं, सपोज मैं एक्सपेरिमेंट में ऐसी बात कर रही हूँ कि मेरे पास सपोज एक वायर है, उसके नीचे मैं अलग अलग वेट यहाँ पर लगाऊंगी, ठीक है, और वेट को धीरे धीरे हम इंक्रीज करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ में क्या चेंज आ रहा है वो हम मेजर करेंगे। इसकी ओरिजिनल लेंथ हमें पता है, तो हम डेल्टा एल बाय दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसको हम नोट डाउन करेंगे और उसके हिसाब से हम हमारा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये चीज, ये जो हमें ग्राफ मिला है वो हमें एक्सपेरिमेंट से मिला है। तो एक्सपेरिमेंट से ये चीज कैसे मिलती है, कैसी होती है, ये चीज अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा दैट इज स्ट्रेन अगेंस्ट स्ट्रेस अगेंस्ट स्ट्रेन का ग्राफ होगा। आप एक चीज समझ सकते हो, स्ट्रेस जो होगा तो स्ट्रेस मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन स्ट्रेन है तो सपोज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की मैं बात करूं तो उसकी फॉर्मूला बनी है डेल्टा एल बाय, तो ये एक रेशियो है, तो वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, मतलब यूनिट लेस हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज आप दिमाग में अभी रख सकते हैं। अभी मेरे पास एक चीज है, मेरे पास सपोज एक वायर है, इसकी लेंथ मैंने ऑलरेडी मेजर की हुई है। सपोज इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल इक्वल्स टू, आप कोई भी एक वैल्यू अभी आप सोच सकते हैं। अब इसके नीचे मैं ऐसा कर रही हूँ कि धीरे धीरे कोई वेट है इसके अंदर में, धीरे धीरे कोई वेट है वो अंदर रखती जाऊंगी। तो ऐसा होगा कि अगर मैंने इनिशियली कुछ वेट रखा तो क्या होगा, जब उसकी वजह से ये क्या होगा, इसमें थोड़ा सा जो उसकी लेंथ है उसमें माइनर कुछ चेंज आएगा, राइट। लेकिन जब हम उसको हटाएंगे तब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगा, है ना, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं यहाँ से, तो हमारा कुछ जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि धीरे धीरे इसमें आप वेट बढ़ाते जाओ, फिर वेट वापस निकालते जाओ, तो कुछ लिमिट तक ऐसा होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों जो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा, जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, मतलब कि जितना हमने स्ट्रेस लगाया है उसकी अकॉर्डिंग ही हमें स्ट्रेन मिलेगा। तो ये जो हमारा ग्राफ इनिशियली जो मिलेगा वो दोनों कैसा होगा, प्रोपोर्शन में, मतलब धीरे धीरे हम स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन है उसमें चेंज आ रहा है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ
वापस निकाला तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ वापस रिगेन कर लेता है। लेकिन ऐसा होता है कि हम वेट धीरे धीरे इंक्रीज करते गए तो एक कंडीशन ऐसी बन गई कि मैंने इतना वेट रखा फिर वापस ले लिया, तो जब उसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आता है। सपोज उसकी लेंथ इनिशियली सपोज होती 5 सेंटीमीटर, तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी हो गई 5.1 सेंटीमीटर सपोज, तो 1 सेंटीमीटर जो है 0.1 वो उसमें परमानेंट चेंज आया। तो ये जो पॉइंट है सी, ये जो हुआ इतना जो हुआ दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेट, और इसकी वैल्यू लेस देन 1% होती है। ये जो एरिया है मतलब इतना जो रीजन है वो लेस देन कितना होता है 1%। तो ऐसा कुछ ग्राफ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें ये चीज मिली। अगर ये पॉइंट मैंने लिखा है डी और ई, ठीक है, इसके बाद इसमें डिक्रीज होना स्टार्ट किया, आप देख सकते हो जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा। अगर डी और एफ ये दोनों जो पॉइंट है, डी और ई लिखो एफ लिखो कुछ भी लिख सकते हो, तो ये दोनों जो पॉइंट है एक दूसरे से नजदीक है, तो ऐसा जो मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड ब्रिकल। और अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर है तो ऐसे मटेरियल को आप डक्टाइल बोल सकते हो। तो ऐसा हमें एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलता है। मतलब आप देख सकते हो हमारे ग्राफ में इतनी चीज कि इनिशियली हम वेट इंक्रीज करते गए फिर वापस लेते गए, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता गया वायर हमारा। तो प्रपोर्शन में पहले इनिशियल ग्राफ मिला, फिर प्रपोर्शनल नहीं रहा ए टू बी के बीच में, ठीक है। ए को हमने बोला है प्रपोर्शनल लिमिट, बी को बोल सकते हो आप यील्ड पॉइंट। फिर क्या हुआ, हम वेट इंक्रीज किया हमने, फिर वापस निकाला, तो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल लेंथ वापस रिगेन नहीं कर पाया, कुछ उसमें चेंज रह गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे परमानेंट सेट। फिर से हमारा ग्राफ, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें वेट इंक्रीज करते गए वापस निकालते गए, तो हमने ये कंटिन्यू किया। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि जब हमारा वायर जो था वो टूट गया, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। तो ऐसे हम हमारा एक्सपेरिमेंट है ये चीज सोच सकते हैं। इनिशियली क्या हो रहा था, ये जो लिमिट थी O to A, वहां पर वापस हमारी वायर थी वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आती गई, तो उसको हम इलास्टिक, ऐसा मटेरियल हम इलास्टिक मटेरियल बोल सकते हैं। और जब सी पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ तब क्या हुआ, वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आया। सपोज 5.1 उसकी अब लेंथ हो गई, तो ये जो पॉइंट है वो उसको हम बोल सकते हैं प्लास्टिक पॉइंट। ये पॉइंट पर वो मटेरियल कैसा हो गया प्लास्टिक, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ पाया, ठीक है। तो ये चीज हम हमारे ये जो कर्व है उससे एक्सपेरिमेंट से ये कर्व के बारे में ऐसे समझ सकते हैं। और एक चीज है, सपोज हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे रबर, आपको पता है, तो उसको आप खींचोगे, बहुत बार ऐसे खींचोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। और इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है, ये स्ट्रेस और यहाँ पर हमने लिया है स्ट्रेन। तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है। हमारे हार्ट में ऐसी भी कुछ वेव्स होती हैं, ऑर्टा बोलते हैं उसको, उसके टिश्यूज जो होते हैं वो भी ऐसे ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाते हैं, बहुत बार ऐसे होने के बाद भी। तो ऐसा जो मटेरियल है उसको हम इलास्टोमर बोलते हैं। इसमें हुक्स लॉ एग्जैक्टली ओबे नहीं हो रहा, लेकिन जैसे रबर बोला मैंने, फिर हमारे हार्ट में जो ऑर्टा जो है उसके टिश्यूज जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस जो है वो फिर से रिगेन कर सकते हैं, और उनका स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन कुछ ऐसा मिलता है